एमएससी फर्स्ट सेम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कॉशी-गॉर्सेट थ्योरम। कॉशी-गॉर्सेट थ्योरम का स्टेटमेंट देखिए, जो कि ऑल यूनिवर्सिटी में हमेशा पूछा जाता है। एमएससी मैथ फर्स्ट सेम है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पेपर 4 यूनिट फर्स्ट। तो ये क्या है? स्टेट एंड प्रूव कॉशी-गॉर्सेट थ्योरम। स्टेट एंड प्रूव कॉशी-गॉर्सेट थ्योरम। गॉर्सेट्स थ्योरम इसका प्रूफ, इसका स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट इफ ए फंक्शन if a function fz is analytic and single valued inside and on closed contour C, then integral along closed contour C fz dz is equal to 0। तो कॉशी इंटीग्रल थ्योरम में क्या था? एक फंक्शन एफ जेड एनालिटिक हो क्लोज कंटूर सी में बाउंड्री पर अंदर, तो ये होता था। लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा क्या दिया है? इफ़ ए फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक एंड सिंगल वैल्यूड की मीनिंग क्या होती है? जैसे यहाँ पे एफ जेड इज इक्वल टू जेड की पावर, यदि मान लो 1/3 लिखा है, तो जेड के स्थान पे हम मान लो 8 रखते हैं। तो जब 8 रखेंगे तो 8 की पावर 1/3। तो यहाँ पे क्या होगा? 8 को लिख सकते हैं 8 × 1 की पावर 1/3। तो 8 की पावर 1/3, 1 की पावर 1/3। तो 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 की पावर 1/3 और 1 की पावर 1/3 1 ओमेगा स्क्वायर होता है। ठीक है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। तो ये 3 कट गया तो क्या आया? 2। तो ये होगा 1 ओमेगा स्क्वायर। 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर। कहने का मतलब कि यहाँ पे 8 रखे फंक्शन में जेड के स्थान पे, तो 3 वैल्यू मिली, एक 2 ओमेगा, एक 2 ओमेगा स्क्वायर। लेकिन यदि एफ जेड बराबर एफ जेड इज इक्वल टू यदि जेड स्क्वायर है, तो जेड के स्थान पे 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर यानी 1, -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर तो 1। ठीक है, 2 रखेंगे तो क्या होगा? 2 का स्क्वायर तो 4, 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर तो 9। तो एक वैल्यू के करेस्पॉन्डिंग फंक्शन की एक ही वैल्यू मिल रही है, लेकिन यहाँ जेड की एक वैल्यू की करेस्पॉन्डिंग 3 वैल्यू मिल रही है। ठीक है, तो एफ जेड इज इक्वल टू मान लो यहाँ पे क्या है? रूट ऑफ जेड है। तो एफ जेड के स्थान पे 4 रख देंगे तो रूट ऑफ 4 मिलेगा। इसको +-2 लिख सकते हैं। तो इसमें एक ही वैल्यू मिल रही है, इसमें 3 वैल्यू मिल रही है, इसमें 2 वैल्यू मिल रही है। तो जेड की एक वैल्यू के करेस्पॉन्डिंग फंक्शन की एक से अधिक वैल्यू यदि मिलती है तो उसको मल्टी वैल्यूड फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? मल्टी वैल्यूड। लेकिन ये क्या है? जेड की एक वैल्यू के करेस्पॉन्डिंग फंक्शन की एक ही वैल्यू फाइंड होती हो तो उसको हम सिंगल वैल्यूड फंक्शन कहते हैं। तो ये वाला फंक्शन सिंगल वैल्यूड है और ये क्या है? मल्टी वैल्यूड फंक्शन है, ये और ये। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहता है कि इफ़ ए फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक एंड सिंगल वैल्यूड इनसाइड एंड क्लोज कंटूर सी। क्लोज कंटूर सी पर भी क्या है? सिंगल वैल्यूड। क्लोज कंटूर सी में कोई पॉइंट लें, चाहे क्लोज कंटूर सी की बाउंड्री में ले, चाहे बाउंड्री के अंदर ले, है ना। तो ऐसी कंडीशन में फंक्शन की वैल्यू फाइनाइट और यूनिक आएगी
ठीक है। और सिंगल वैल्यूड भी रहेगी, सिंगल वैल्यूड हर एक वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू एक ही रहेगी। जेड की हम जितनी वैल्यू लेंगे तो उस वैल्यू के करस्पॉन्डिंग फंक्शन की एक से अधिक वैल्यू नहीं रहेगी, ठीक है। तो सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। ऐसी कंडीशन में उस फंक्शन एफ जेड का क्लोज कंटूर सी के एलॉन्ग इंटीग्रेशन क्या होगा, 0 होगा। ये हम प्रूव करेंगे। तो इसको प्रूव करने के लिए यहाँ पे देखते हैं लेमा फर्स्ट, लेमा फर्स्ट। तो लेमा फर्स्ट यूज का गिवन एप्सिलॉन इज given epsilon is possible to divide the region or region inside C into finite number of meshes either complete square or partial square। such that within each mesh there exists a point z0 such that fz minus fz0 upon z minus z0 minus f dash z0 की एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल वैल्यू ऑफ z, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ z in the mesh, ठीक है। तो क्लोज कंटूर सी है, ये क्लोज कंटूर सी मान लो है इस प्रकार का। अब क्लोज कंटूर सी को इस प्रकार से हम कई पार्ट में डिवाइड करते हैं। जब कई पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे इस प्रकार के, तो कई पार्ट में जब डिवाइड करेंगे इसको क्लोज कंटूर सी को, तो यहाँ पे देखो कुछ इसमें पार्शियल स्क्वायर बनेंगे, कुछ कंप्लीट स्क्वायर बनेंगे। जैसे यहाँ पे देखते हैं ये कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है, वर्ग जिसको कहते हैं स्क्वायर, लेकिन ये पार्शियल स्क्वायर का हिस्सा है। ये देखो ये पार्शियल स्क्वायर है लेकिन ये कंप्लीट स्क्वायर है, ठीक है। तो क्लोज कंटूर सी को कई पार्ट में जब डिवाइड करते हैं तो दो कंडीशन आती है, कुछ कंप्लीट स्क्वायर फाइंड होते हैं, कुछ पार्शियल स्क्वायर फाइंड होते हैं। ऐसी कंडीशन में हर एक मेश में एक पॉइंट z0 का एग्जिस्टेंस इस प्रकार से है कि जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, fz माइनस fz0 अपॉन z माइनस z0 माइनस f डैश z0 की एब्सोल्यूट वैल्यू एप्सिलॉन से कम, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ z इन द मेश। मेश माने खाना, ये खाने हैं इस प्रकार के, ठीक है। तो मेश, तो यहाँ पे ये मेश दो प्रकार के हैं, एक है पार्शियल कंप्लीट स्क्वायर, एक क्या है पार्शियल स्क्वायर। इसको और हम कई पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो हर एक पार्ट में एक पॉइंट z0 का एग्जिस्टेंस इस प्रकार से है कि वह z0 इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो यहाँ पे इफ पॉसिबल एप्सिलॉन एक ऐसा एप्सिलॉन वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी इस प्रकार से एग्जिस्ट करती है कि जो fz माइनस fz अपॉन fz माइनस fz0 अपॉन z माइनस z0 माइनस f डैश z0 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है एप्सिलॉन से कम हो, ठीक है। तो हर एक मेश में चाहे इसको जितने पार्ट में डिवाइड कर दें तो आपको एक पॉइंट z0 इस प्रकार से मिल जाएगा जो इस कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो ये लेमा फर्स्ट है, इसका प्रूव करते समय हम यूज करेंगे। और दूसरा लेमा सेकंड क्या है, लेमा सेकंड
लेमा सेकंड जिसको यूज करेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ डी जेड क्लोज कंटू सी इज इक्वल टू 0 एंड क्लोज कंटू सी जेड डी जेड इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 0। तो क्लोज कंटूर क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, एक ऐसा कॉन्टिन्यूअस कर्व जिसका इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट सेम है। ठीक है, इसको समझने के लिए हम ऐसे कर सकते हैं, ये लेमा सेकंड है, यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 है, इसके स्थान पे हम 0 लिख सकते हैं। इसको समझने के लिए सी यानी क्लोज कंटूर है, तो जैसे मान लो क्लोज कंटूर ये ए और बी है, ठीक है, तो इसका इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट अलग अलग है, लेकिन यही कंटूर इस प्रकार से आ जाए, एक चक्कर घूम के आ गया, ए और बी एक ही स्थान पे हैं, क्लोज कंटूर सी, तो ये क्या कहलाए, कॉन्टिन्यूअस कर्व है जिसका इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट कोइंसाइड है, एक ही स्थान पर है, संपाती है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्लोज कंटूर सी। ये इसका इनिशियल पॉइंट टर्मिनल पॉइंट अलग अलग है। ठीक है, तो क्लोज कंटूर कब कहते हैं, जब इनिशियल पॉइंट टर्मिनल पॉइंट कोइंसाइड हो, संपाती हो। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, तो जब ए और बी के बराबर हो, ए बी के बराबर है तो इसको लिखेंगे जैसे सी है और डी जेड है, तो ये आपको जानते हो कि यहाँ पे 1 का जेड के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन, तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं 1 डी जेड, और यहाँ पे ए से ए लिख दो। क्लोज कंटूर सी के लिए ए और बी अलग अलग नहीं रहते, समान रहते हैं, तो 1 का इंटीग्रेशन जेड के रिस्पेक्ट जेड होगा, और लिमिट रख दोगे क्या ए से ए, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या हुआ 0। ठीक है, यदि मान लो इसकी वैल्यू निकालेंगे किसकी, क्लोज कंटूर सी जेड डी जेड की, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ ए से ए और जेड डी जेड है ना, और जेड का इंटीग्रेशन जेड की पावर 1, और एक फार्मूला आप पढ़े हो एस की पावर एन डी एस, तो एस की पावर एन प्लस 1 अपान एन प्लस 1, ये इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, जब एन की वैल्यू -1 के इक्वल ना हो, एन इज नॉट इक्वल टू -1, तो यहाँ जेड की पावर जो है यहाँ पे 1 है, 1 -1 के इक्वल नहीं है, क्योंकि यदि एस की पावर -1 है तो इसका इंटीग्रेशन 1 अपान एस कर लोगे तो इसको 1 अपान एस को log एस कह देते हैं। तो जब पावर -1 रहेगा तो ये फार्मूला नहीं लगता, और -1 के अलावा कोई दूसरा पावर है तो ये फार्मूला लगता है। तो यहाँ जेड की पावर 1 है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 1 + 1 अपान 1 + 1, और लिमिट क्या रख दोगे ए से ए, तो क्या होगा Z² अपान 2, और लिमिट क्या रख दोगे ए से ए, तो ये क्या होगा A² अपान 2, और ये A² अपान 2, ये भी 0 आ गया। तो यहाँ पे क्या होगा, क्लोज कंटूर सी के एलांग डी जेड इज इक्वल टू 0, और क्लोज कंटूर सी के एलांग यहाँ पे जेड डी जेड की वैल्यू 0 होगी। तो यहाँ पे रास्ते में जब ये रहेगा तो हम 0 लिख देंगे, ये रहेगा तब भी हम 0 लिख देंगे। ठीक है, ये लेमा सेकंड है, इसका यूज किए करने वाले हैं। ठीक है, अब आते हैं थ्योरम के प्रूफ में। ठीक है, तो यहाँ पे इसके प्रूफ को लिखते हैं। देखो, प्रूफ फ्रॉम एबव लेमा फर्स्ट, फ्रॉम एबव लेमा फर्स्ट, फ्रॉम एबव लेमा फर्स्ट, एबव लेमा फर्स्ट। From above lemma first, if we divide C into complete square जो कंप्लीट स्क्वायर हैं उनको हम C1 रख लेते हैं, C1 C2 C3 डैश डैश CN, एंड पार्शियल स्क्वायर पार्शियल तो P1 P2 P3 डैश डैश PM। ठीक है, ये कंप्लीट स्क्वायर है, इसको C1 C2 C3 रखे हैं इनको। ठीक है, ये C1 C2 C3, ये जो पार्शियल हैं जो पूरा स्क्वायर नहीं है तो इसको P1 P2 P3। ठीक है, तो यहाँ पे
कंसीडर द इंटीग्रल क्या सिग्मा r इज इक्वल टू 1 से n इंटीग्रेशन ऑफ सी आर एफ जेड डी जेड, फिर सिग्मा r इज इक्वल टू 1 से m, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ पी आर, और यहाँ पर क्या लिखेंगे एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ये हो गया फर्स्ट। अब वेयर द पाथ ऑफ एवरी इंटीग्रल, वेयर द पाथ ऑफ एवरी इंटीग्रल इज टेकन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लियरली द सम ऑफ द remaining इंटीग्रल गिव्स, किससे दिया जाएगा, गिव्स सी एफ जेड डी जेड इस प्रकार से दिया जाएगा। दैट इज यहाँ पे लिखेंगे सी एफ जेड डी जेड दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, कंप्लीट स्क्वायर और पार्शियल स्क्वायर। तो यहाँ क्या लिखेंगे सिग्मा r इज इक्वल टू 1 से n, और ये क्या लिखेंगे सी आर एफ जेड और डी जेड, और दूसरा क्या है पार्शियल स्क्वायर, तो r इज इक्वल टू 1 से m, और यहाँ क्या लिख दोगे अब इंटीग्रेशन ऑफ पी आर एफ जेड डी जेड फ्रॉम लेमा फर्स्ट, फ्रॉम ये लेमा, ठीक है ना। तो यह लेमा फर्स्ट कहने का मतलब क्लोज कंटूर, ये पूरा क्लोज कंटूर किस में डिवाइड हो गया, पार्शियल स्क्वायर और कंप्लीट स्क्वायर में डिवाइड हो गया। तो सी के इलांग एफ जेड डी जेड का जो इंटीग्रेशन है इन दोनों के सम के इक्वल होगा, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे, अब हम क्या करते हैं, ये इसका नाम कुछ रख लेते हैं। मान लो ये इक्वेशन हो गया, ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट, ये इक्वेशन हो गया सेकंड, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, फ्रॉम लेमा फर्स्ट, ये आपको पता है एफ जेड माइनस एफ जेड जीरो अपॉन जेड माइनस जेड जीरो माइनस एफ डैश जेड जीरो का एब्सोल्यूट वैल्यू इज लेस देन एप्सिलॉन। एप्सिलॉन बहुत छोटी धनात्मक राशि है और इसका जो मान है एप्सिलॉन से छोटा है, तो ये भी इसका धनात्मक मान, क्योंकि मॉड लगा है तो ये भी धनात्मक होगा। ये भी बहुत छोटी राशि है, ये भी बहुत छोटी राशि है, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू इससे भी छोटी है, तो मान लेते हैं इसकी जो वैल्यू है किसके बराबर है, इससे भी छोटी राशि हम ले लेते हैं, एप्सिलॉन से छोटी राशि ले लेते हैं क्या। तो वी नो दैट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 इज वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, ठीक है। तो लेट ईटा जेड या ईटा जेड ले लेते हैं, ईटा जेड का एब्सोल्यूट वैल्यू इज लेस देन एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन से छोटी ये वैल्यू है, एप्सिलॉन से छोटी ये वैल्यू है, तो ये इसके इक्वल होगी करीब करीब, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, एफ जेड माइनस एफ जेड जीरो अपॉन जेड माइनस जेड जीरो माइनस एफ डैश जेड जीरो इज इक्वल टू ईटा जेड, ठीक है।
क्योंकि इसकी वैल्यू एप्सिलॉन से छोटी है तो हम मान लेते हैं इसकी वैल्यू एप्सिलॉन से छोटी राशि क्या है, ईटा जेड है, ठीक है। तो ये वैल्यू ईटा जेड के बराबर है, जबकि ईटा जेड एप्सिलॉन से छोटी राशि है। तो एप्सिलॉन से छोटी राशि को हम माने हैं ईटा जेड, ठीक है। तो एप्सिलॉन से जो छोटी वैल्यू, इसकी जो वैल्यू है एप्सिलॉन से छोटी है, तो एप्सिलॉन से छोटी कुछ पॉजिटिव वैल्यू ही होगी क्योंकि मॉड लगा है, नेगेटिव तो हो नहीं सकती। तो वे वैल्यू को हम क्या माने हैं, ईटा जेड, अर्थात इसकी वैल्यू ईटा जेड के बराबर है, ठीक है। तो जब इसकी वैल्यू ईटा जेड के बराबर है तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, फिर इसी को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, इसके नीचे एक लिख लो, एलसीएम ले लो, तो क्या आएगा, जेड माइनस जेड जीरो, तो एफ जेड माइनस एफ जेड जीरो, ठीक है। इसमें क्या होगा, जेड माइनस जेड जीरो एफ डैश जेड जीरो इज इक्वल टू ईटा जेड, ऐसे। अब ये इसके नीचे एक लिख के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, तो क्या होगा, एफ जेड जीरो माइनस जेड जीरो एफ डैश जेड जीरो, ये क्या है, ईटा जेड, ये इधर पहुंच गया तो जेड माइनस जेड जीरो, ये ठीक है। अब इसी को क्या लिख सकते हैं हम, एफ जेड माइनस एफ जेड जीरो, अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ भी, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ भी, तो माइनस जेड ये होगा एफ डैश जेड जीरो, और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ तो माइनस माइनस प्लस, तो जेड जीरो एफ डैश जेड जीरो, ठीक है। और इसको ईटा जेड जेड माइनस जेड जीरो लिख लिए, ठीक है। अब ये टर्म को राइट साइड में ले जाते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, एफ जेड इज इक्वल टू होगा क्या, एफ जेड जीरो, एक ये हुआ प्लस जेड एफ डैश जेड जीरो, और ये जाएगा उधर तो माइनस, तो जेड जीरो एफ डैश जेड जीरो, और ये रहबे करेगा ये वाला ईटा जेड और ये क्या होगा, जेड माइनस जेड जीरो, ऐसे, ठीक है। अब इसी स्टेप को हम ऊपर लिखते हैं, नीचे दिखता ना होगा तो ये लाइन क्या होगी, एफ जेड इज इक्वल टू, इसको पहले लिख लेते हैं, तो ईटा जेड और जेड माइनस जेड जीरो, फिर क्या है, ये है एफ जेड जीरो, और फिर क्या होगा, जेड एफ डैश जेड जीरो, फिर क्या है, जेड जीरो एफ डैश जेड जीरो, ये आ गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, टेकिंग इंटीग्रेशन, दोनों साइड का इंटीग्रेशन करते हैं, क्लोज कंटूर सी आर के रिस्पेक्ट एलॉन्ग, तो यहाँ पे टेकिंग इंटीग्रेशन एलॉन्ग सी कर्व सी आर कंप्लीट स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या होगा, एफ जेड और ये डी जेड, यहाँ पे सी आर, तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ ईटा जेड जेड माइनस जेड जीरो डी जेड, यहाँ भी सी आर, इसमें भी इंटीग्रेशन लगा दिए, सी आर एफ जेड जीरो और डी जेड, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन लगा दिए, सी आर, ये होगा जेड और एफ डैश जेड जीरो, और यहाँ पे क्या होगा, डी जेड, और ये क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ सी आर जेड जीरो और एफ डैश जेड जीरो और डी जेड, ये आ गया, ठीक है। अब इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इसी को क्या लिख सकते हैं हम, इसी को ये लिख सकते हैं, इम्प्लाइज सी आर एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ सी आर ईटा जेड जेड माइनस जेड जीरो ये डी जेड, ये क्या होगा, एफ जेड जीरो कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगी तो बाहर, और ये क्या होगा, सी आर और डी जेड, यहाँ पे क्या होगा, एफ डैश जेड जीरो कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है तो एफ डैश जेड जीरो बाहर, और ये क्या लिखोगे, सी आर और जेड और डी जेड,
और यहाँ Z0 भी न्यूमेरिकल वैल्यू है, कोई पॉइंट है, Z0 पर डिफरेंशियल की वैल्यू है ये भी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, तो Z0 f डैश Z0 को बाहर निकाल लिए। यहाँ बचा क्या 1dz, और यहाँ पे क्या लिख देंगे CR। ठीक है, तो लेमा सेकंड से इसकी वैल्यू 0 हो गई, इसकी वैल्यू 0 हो गई, इसकी वैल्यू 0 हो गई, तो ये सब 0, ये भी 0, ये 0, तो ये भर बचेगा लेमा सेकंड से। ठीक है, बट बाई लेमा सेकंड, बट बाई लेमा सेकंड वी नो दैट क्या होता है CR dz इज इक्वल टू 0 और CR ZdZ इज इक्वल टू 0। तो ये क्या होगा, इम्प्लाइज CR FZ dz इज इक्वल टू क्या होगा, ये भर बचेगा CR ईटा Z और Z माइनस Z0 और ये dz, और ये क्या लिख देंगे FZ0 और इसकी वैल्यू 0, फिर क्या लिखेंगे f डैश Z0 और इसकी वैल्यू 0, फिर क्या लिखेंगे Z0 और f डैश Z0 इसकी वैल्यू 0। तो ये 0 तो सब 0, तो क्या बचा यहाँ पे ये आया CR FZ dz इज इक्वल टू ये होगा CR और ये ईटा Z और Z माइनस Z0 ये dz, और ये होगा 0 प्लस 0 माइनस 0 ऐसे। ठीक है, इसी को क्या लिख सकते हैं हम CR FZ और dz इज इक्वल टू सिर्फ बचा क्या CR ईटा Z और Z माइनस Z0 ये dz, ये रिजल्ट आ गया। ठीक है, अब जब ये रिजल्ट आया तो इसको हम क्या कर सकते हैं, टेकिंग मॉडुलस, दोनों साइड का हम मॉडुलस लेते हैं, तो टेकिंग मॉडुलस, तो मॉडुलस लेते हैं दोनों साइड का, तो मॉड क्या होगा CR FZ और dz का मॉड, इधर भी क्या होगा मॉड CR और ईटा Z और Z माइनस Z0 और ये dz इसका मॉड। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, इनमें सब में अलग अलग मॉड लगा देंगे तो लेस देन आर इक्वल हो जाएगा। अलग अलग मॉड लगाएंगे तो क्या होगा लेस देन आर इक्वल। ठीक है, तो लगाते हैं, दोनों में अलग अलग मॉड जब लगाएंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये देखते हैं। देखो तो इसमें क्या होगा, आगे स्टेप में हम क्या लिख सकते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे CR और FZ और dz इसका मॉड जब करेंगे इज लेस देन आर इक्वल, इसका अलग अलग करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ये CR और ये क्या होगा ईटा Z और फिर क्या होगा Z माइनस Z0 का अलग मॉड और dz का अलग मॉड, ऐसे dz का अलग मॉड। तो ये इक्वेशन हो गया थर्ड। क्या हो गया थर्ड। इफ़ क्या है LR इज द इड ऑफ इज द इड्ज ऑफ CR कंप्लीट स्क्वायर CR की एक भुजा की लंबाई LR माने हैं। ठीक है, तो स्क्वायर आप पढ़े हो तीसरी क्लास में कि स्क्वायर का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे 1 भुजा। जैसे मान लो कोई वर्ग है ये और इसकी एक लेंथ A है, ठीक है, तो इसका परिमाप क्या होता है 4A, 4 गुणे 1 भुजा। तब यहाँ पे स्क्वायर क्या आ गया, जिसके A के लेंथ को क्या मान लिए हैं LR, तो LR ये भी होगा, LR ये भी होगा, LR ये भी होगा, तो सब लंबाइयों का योग क्या कहलाएगा 4 इंटू LR। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि CR और dz का मतलब होता है कि जो CR कंप्लीट स्क्वायर दिया गया है तो उस स्क्वायर की क्या है परिमाप है पेरीमीटर, या ठीक है, तो पेरीमीटर अर्थात इस कर्व की पूरी लेंथ है,
तो इस कर्व की पूरी लेंथ क्या होगी, कंप्लीट स्क्वायर की लेंथ 4 गुणे एक भुजा, तो 4 इंटू LR, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसका मतलब ये होता है 4 गुणे एक भुजा को यहाँ पे ऐसे लिखते हैं CR और DZ, इसका मतलब होता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, 4 इंटू 1 साइड, लेंथ ऑफ 1 साइड, लेंथ ऑफ 1 इड्ज, ठीक है। तो 1 इड्ज एक भुजा की लंबाई, तो एक भुजा की लंबाई को LR माने हैं, तो 4 इंटू LR, 4 इंटू LR, ठीक है। तो इफ़ LR इज द इड्ज ऑफ CR, कंप्लीट स्क्वायर की एक भुजा की लंबाई क्या है, एक भुजा की लंबाई LR माने हैं, इड्ज ऑफ CR, देन लेंथ ऑफ CR की जो लेंथ होगी उसको हम कहते हैं क्या, इंटीग्रेशन ऑफ CR DZ, इसी को कहेंगे 4 इंटू LR, अर्थात 4 LR, ठीक है, 4 LR, ठीक है। ये अब डिस्टेंस बिटवीन, अब जैसे ये स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर में मैक्सिमम लेंथ है, 2 पॉइंट है, मान लो यहाँ पे Z0 है, ठीक है, या Z है, तो यहाँ पे मैक्सिमम लेंथ को डिनोट करता है किसको, कौन, Z माइनस Z0। तो इससे क्लोज कंटूर कहने का मतलब कि स्क्वायर में यदि कोई 2 पॉइंट ले, एक Z पॉइंट लिए, एक Z0, जैसे मान लो किसी कमरे में सबसे बड़े कोई क्वेश्चन था क्या 9th या 10th में, कि उस बड़े से बड़े बांस की लंबाई ज्ञात कीजिए जो इतने मीटर लंबे इतने मीटर चौड़े कमरे में रखा जा सके, तो डायगोनल के बराबर होता है ना, डायगोनल के बराबर सबसे बड़ी लेंथ होती है। तो इसमें तो सबसे बड़ी लेंथ है, मैक्सिमम लेंथ है Z और Z0 के बीच की डिस्टेंस किसके बराबर होगा, डायगोनल के बराबर होगा। तो यदि यहाँ पे Z और Z0 2 पॉइंट लेते हैं यहाँ कंप्लीट स्क्वायर में, तो यदि मैक्सिमम लेंथ है तो वे निश्चित रूप से वे डायगोनल की लेंथ के बराबर होगा। तो Z और Z0 के बीच की डिस्टेंस है, Z और Z0 के बीच डिस्टेंस क्या होगी, वे क्या होगी, इस स्क्वायर के डायगोनल के बराबर। तो डायगोनल की स्क्वायर के बराबर, आप जानते हैं स्क्वायर का ईच एंगल 90 डिग्री का होता है। तो जब ईच एंगल 90 डिग्री का होता है तो मान लो ये क्या आ गया, ये ABCD, तो AC क्या होगा, Z डिस्टेंस बिटवीन Z एंड Z0, ठीक है। तो यहाँ पे Z माइनस Z0 का मॉड का मतलब ये हुआ AC की लेंथ है, तो Z माइनस Z0 का मॉड, तो AC क्या है, AC हाइपोटेनस है, तो ये क्या है 90 डिग्री का है, तो ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, तो LR का स्क्वायर LR का स्क्वायर ऐसे। तो Z माइनस Z0 का मॉड इज इक्वल टू क्या होगा, 2LR का स्क्वायर। तो Z माइनस Z0 का जो मॉड आएगा क्या आएगा, 2 आएगा LR, तो LR इसका 2 पेयर बन रहा है, तो इसको इसमें पेयर में से एक बाहर आएगा, तो Z माइनस Z0 का मॉड इज इक्वल टू होगा √2LR, √2LR आएगा, √2LR, ठीक है। अब इसको तो हम माने हैं कि n ईटा Z क्या है, एप्सिलॉन से छोटी राशि है, ईटा Z जो है का मॉड एप्सिलॉन से छोटा है, तो इसके स्थान पे एप्सिलॉन लिख देंगे तो इधर वाली राशि क्या होगी, बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पे एप्सिलॉन लिखते हैं, यहाँ इसके स्थान पे क्या लिख देते हैं, √2LR, और यहाँ पे CR और ये DZ के स्थान पे क्या लिख देंगे, 4LR, ठीक है। तो ये वैल्यू जब पुट करेंगे यहाँ पे, इक्वेशन थर्ड बिकम क्या हो जाता है, ये हो जाता है CFZ और DZ का मॉड इज लेस देन, अब इसके स्थान पे क्या लिख देंगे, √2, इसके स्थान पे क्या लिख दें, एप्सिलॉन, तो इससे बड़ी राशि लिख दे, तो यहाँ बराबर होने का चांस था, तब बड़े हो जाएगा, क्योंकि इसके स्थान पे इससे बड़ी राशि लिख दिए। फिर क्या लिख देंगे यहाँ पे, √2LR, और यहाँ पे CR और DZ को क्या लिख सकते हैं, CR DZ को 4LR, तो क्या लिख देंगे यहाँ 4LR, तो ये क्या हो जाएगा, CR नहीं C है ना, CR FZ DZ इज लेस देन, ये क्या होगा
4√2, 4√2। एल आर 2 बार है तो एल आर का स्क्वायर, ये एप्सिलॉन। ठीक है, अब ये इक्वेशन हो गया 4, इक्वेशन क्या हो गया 4। ठीक है, अब हम क्या निकालते हैं, पार्शियल वाला निकालते हैं। अभी तक कंप्लीट स्क्वायर के एलॉन्ग निकाले, अब हम निकालते हैं पार्शियल स्क्वायर के एलॉन्ग। ठीक है, ये आ रहा, देखते हैं कि नहीं। ठीक है, अब देखो, इन केस ऑफ, आगे लिखो, इन केस ऑफ पार्शियल स्क्वायर, इन केस ऑफ पार्शियल स्क्वायर, पार्शियल स्क्वायर, लेंथ इज नॉट, लेंथ is not greater than 4L r dash, 4L r dash plus del r, where L r dash is equal to maximum length of, maximum length of each side of PR, each side of PR, पार्शियल स्क्वायर, पार्शियल स्क्वायर। तो ये क्या होगा ऐसी कंडीशन में, यहाँ पी आर जब लिख देंगे तो एफ जेड और डी जेड का जो मॉड है वो किस प्रकार रहेगा, लेस देन आर इक्वल, इसी प्रकार आएगा पी आर और यहाँ भी आएगा जेड माइनस जेड जीरो का मॉड ईटा जेड का मॉड और यहाँ पे डी जेड का मॉड। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पार्शियल स्क्वायर में ये एल आर डैश और मान लो ये इस प्रकार का है पार्शियल स्क्वायर, इससे जुड़ा हुआ ये वाली कंडीशन है ना, ये है यहाँ पे ये वाला पार्शियल स्क्वायर, ये पूरा स्क्वायर नहीं है, ये वाली कंडीशन, ये कंडीशन। तो इस पूरे, इसकी जो लेंथ होगी, इस वाले कर्व की पूरी लंबाई जो होगी वह इससे अधिक नहीं हो सकती, किससे, 4L r डैश प्लस डेल r से अधिक नहीं हो सकती। जैसे मान लेते हैं इनकी चारों की लंबाई जब जोड़ दोगे तो 4L r डैश हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए हम क्या मान लिए हैं, डेल r। ठीक है, तो इस पूरे पार्शियल स्क्वायर की जो लेंथ है, इस पूरे पार्शियल स्क्वायर की जो लेंथ होगी वह 4L r डैश प्लस डेल r से अधिक नहीं हो सकती, अर्थात छोटी रहेगी। ठीक है, क्या रहेगी, छोटी। ये पार्शियल स्क्वायर की बात हम जब कर रहे हैं तो इस पार्शियल स्क्वायर की टोटल लेंथ, ये वाली लेंथ, ये तो ऐसे होती है, टोटल कंप्लीट वाले की तो 4L r डैश होता है, लेकिन कंप्लीट वाले का क्या होगा, 4L r डैश प्लस डेल r से अधिक नहीं होगी। इस पार्शियल स्क्वायर की लेंथ, ये जो पार्शियल वाले स्क्वायर बने हैं इसकी, ये पार्शियल स्क्वायर की टोटल जो लेंथ है वह क्या होगी, 4L r डैश प्लस डेल r से अधिक नहीं हो सकती। अब यहाँ पे ईटा जेड की वैल्यू तो आप जानते हो कि ईटा एप्सिलॉन से छोटी राशि है ये। ठीक है, तो इसके स्थान पे ये हम क्या लिख देंगे, जैसे मान लो इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे पी आर लिखा है और डी जेड, इसका मतलब पार्शियल स्क्वायर की लेंथ है। तो पार्शियल स्क्वायर की लेंथ है किससे अधिक नहीं हो सकती, इससे, अर्थात छोटी रहेगी, 4L r डैश प्लस डेल r से ये छोटी रहेगी ये लेंथ, ये वाली, ये पार्शियल स्क्वायर की लेंथ है। ठीक है, ये हम मानकर चले हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे अब आगे इस रिजल्ट को, इंटीग्रेशन ऑफ मॉड लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ पी आर एफ जेड और ये डी जेड का मॉड। अब यहाँ पे क्या लिख देंगे, लेस, और इसके स्थान पे इससे बड़ी राशि लिख देते हैं। आपको ये पता है ईटा जेड का जो मॉड है
वो लेस देन एप्सिलॉन है, तो इसके स्थान पे इससे बड़ी राशि लिख रहे हैं, तो यहाँ बराबर होने का चांस तो पहले था, लेकिन जब इसके स्थान पे बड़ी राशि लिख देंगे तो यहाँ पे ये चिन्ह हट जाएगा। तो क्या लिख देंगे पी आर, इसके स्थान पे क्या लिख देंगे यल √2, क्या आया है इसकी वैल्यू √2 एल आर, √2 एल आर डैश डायगोनल है z-z0 मैक्सिमम लेंथ, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिख देंगे एप्सिलॉन, इतने के स्थान पे क्या लिख देंगे, इसकी वैल्यू इससे अधिक नहीं हो सकती, तो इसके स्थान पे इससे बड़ी राशि लिख दिए, तब भी यहाँ पे कौन सा रह जाएगा, इधर वाला बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अभी बराबर होने का चांस था, लेकिन हम इसके स्थान पे पी आर dz के स्थान पे इससे बड़ी राशि लिख रहे हैं यहाँ, तो यहाँ पे क्या होगा 4 AL R डैश प्लस डेल R ऐसे, ठीक है। तो इसको क्या लिख देंगे, इसको लिख सकते हैं पी आर एफ जेड ये डी जेड का मॉड इज लेस देन, इसका अंदर गुणा करते हैं, तो पी आर √2 एल आर, तो इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो 4√2 ना हुआ, 4√2 एल आर डैश, तो एल आर डैश का स्क्वायर और फिर एप्सिलॉन, ठीक है। अब इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो क्या होगा पी आर √2 एल आर डैश एप्सिलॉन डेल आर ऐसे, अर्थात इसका गुणा इसके साथ भी किए, इसका गुणा इसके साथ भी किए हैं, ठीक है। अब इसी को क्या लिख सकते हैं पी आर एफ जेड डी जेड का मॉड इज लेस देन, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसी रिजल्ट को या कि ये वाला रिजल्ट को इसका नाम 5 रख दो, ठीक है, और इसको भी ना लिखो, इतना मिटा दो, ये 5 हो गया, ठीक है। अब टेकिंग मॉडुलस ऑफ इक्वेशन सेकंड, टेकिंग मॉडुलस ऑफ इक्वेशन सेकंड का मॉडुलस लेते हैं दोनों साइड का, तो क्या होगा सी एफ जेड और डी जेड का मॉड, तो इज लेस देन आर इक्वल सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 से n, ठीक है, और मॉड ये होगा सी आर एफ जेड और डी जेड का मॉड, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 से m, ठीक है, और मॉड ये होगा पी आर एफ जेड डी जेड का मॉड ऐसे। अब इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं, ये वैल्यू निकाल चुके हैं ये वाली, और इसके स्थान पे ये वैल्यू लिख देंगे, ठीक है, पी आर वाले के स्थान पे, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5th इन इक्वेशन, ये 6 हो गया मान लो, इसको क्या लिख सकते हैं आप आगे, पुटिंग ये हो गया 6, पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5th, 4 एंड इक्वेशन ना लिखोगे, इन इक्वेशन लिखोगे, क्योंकि ए लेस देन लगा है ना, पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम इन इक्वेशन 4 एंड, या इनइक्वलिटी भी लिख सकते हो 4 एंड 5 इन इक्वेशन 6, ठीक है। तो 6 में वैल्यू पुट करते हैं, तो क्या आएगा ये मॉड, ये होगा सी एफ जेड और ये डी जेड का मॉड, ठीक है। इसके स्थान पे इससे बड़ी राशि लिखते हैं, तो बड़ी राशि जब लिख देंगे तो क्या होगा लेस देन, ये होगा सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 से n और 4√2 एल आर का स्क्वायर एप्सिलॉन,
और यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिग्मा r इज इक्वल टू 1 से m, और फिर क्या एप्सिलॉन आई क्या है 4ELR डैश रूट टू ELR डैश एप्सिलॉन और 4ELR डैश प्लस डेल आर, ऐसे ये हुआ। ठीक है, ये वैल्यू पुट कर दिए। अब क्या करते हैं, इसका हम ब्रैकेट खोल देते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ भी, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर देते हैं। ठीक है, अब देखो इसको क्या लिखेंगे, CFZDZ। ये थ्योरम ऑल यूनिवर्सिटी में 10 नंबर का हमेशा आती है। तो यहाँ पे सिग्मा r इज इक्वल टू 1 से n 4√2 ELR का स्क्वायर एप्सिलॉन। ठीक है, अब इसको क्या लिखते हैं, सिग्मा r इज इक्वल टू 1 से m, ये क्या होगा 4√2 ELR डैश LR डैश, तो LR डैश का स्क्वायर एप्सिलॉन। फिर क्या लिख देंगे, सिग्मा r इज इक्वल टू 1 से m, फिर क्या लिखेंगे √2 ELR डैश एप्सिलॉन और डेल आर। ठीक है, अब इन दोनों से 4√2 इसमें भी है एप्सिलॉन, और 4√2 एप्सिलॉन इसमें भी है, दोनों से 4√2 एप्सिलॉन कॉमन लेते हैं इन दोनों से। ठीक है, 4√2 एप्सिलॉन कॉमन जब लेंगे तो क्या बचेगा, तो अगले स्टेप में हम ऊपर से लिखते हैं, हो सकता है नीचे दिखता ना हो। तो आगे क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ ये होगा CFZ DZ इज लेस देन, तो ये क्या होगा, हम बाहर ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं 4√2 एप्सिलॉन, 4√2 एप्सिलॉन, तो 4√2 एप्सिलॉन कॉमन ले लिए, तो क्या हो गया यहाँ पे, यहाँ बचता क्या है, सिग्मा r इज इक्वल टू 1 से n ELR का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ क्या लिखेंगे, सिग्मा r इज इक्वल टू 1 से m ELR डैश का स्क्वायर। ठीक है, और इसको क्या लिखेंगे, सिग्मा r इज इक्वल टू 1 से m √2 ELR डैश एप्सिलॉन और डेल आर, ये। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं हम, इसको सॉल्व करने से जो रिजल्ट आएगा उसको हम ए मान लेते हैं। तो लेट सिग्मा r इज इक्वल टू 1 से n ELR का स्क्वायर और सिग्मा r इज इक्वल टू 1 से m ELR डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल A, और सिग्मा r इज इक्वल टू 1 से m ELR डैश और डेल आर की जो वैल्यू आएगी उसका नाम हम b मान लेते हैं। ठीक है, तो जब ये b मान लेंगे तो क्या होगा, देखो b मानने से क्या होगा, रिजल्ट, ये रिजल्ट आएगा आपके सामने। देखो CFZ DZ का मॉड इज लेस देन 4√2 एप्सिलॉन, यहाँ पे होगा a, और इसको क्या लिख देंगे √2 लिख दो, ELR डैश ले लिया, एप्सिलॉन लिख दो, और ये हो गया b। ठीक है ना, √2 लिख दिए, एप्सिलॉन लिख दिए, r इज इक्वल टू 1 से m डेल आर LR डैश डेल आर को क्या माने हैं b, इसके स्थान पे b लिख दिए। अब क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे CFZ और DZ का मॉड इज लेस देन, एप्सिलॉन दोनों में दिख रहा है, तो 4√2a प्लस √2 और b कॉमन क्या हुआ, एप्सिलॉन, बट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 इज वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी
सो टेकिंग ऑफ साइलेंट टेंड टू 0। ठीक है, तो क्या होगा CIFZ और DZ का मॉड, ये किसकी ओर, यहाँ पे आप 0 की ओर अक्सर हो रहा था, ये पूरी वैल्यू किसकी ओर अक्सर हो रही है, 0 की। जब 0 की ओर अक्सर हो रही है इसका मतलब ये हुआ CIFZ DZ की जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल है। ठीक है, करीब करीब। तो जब 0 के इक्वल है तो ये आप जानते हो कि मॉड ऑफ S इज इक्वल टू जब 0 है तो इम्प्लाइज S इज इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पे क्या होगा CIFZ और DZ इज इक्वल टू 0, यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये थ्योरम अच्छे से तैयार कर लीजिए, ऑल यूनिवर्सिटी में 10 नंबर की हमेशा आती है। थैंक यू सो मच।